Hi students, welcome back to RSP, the physics by Rohan sir. Today we are starting the series of physics by the chapter number 1st, the electric field and electric charge. Basically this is the introduction of this first chapter, the electric charge and electric field. In this chapter we will study about the electric charge, charging by induction, Coulomb's law, electric field, electric dipole, torque on an electric dipole, and Gauss theorem and its application. The Gauss theorem is the most important topic regarding to any state board exam, CBSE exams, HBSE exams, and for JEE and NEET. And the topic charging by induction is the most important because यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं. एंड इन दिस सीरीज ऑफ फिजिक्स फॉर क्लास 12th we are starting a new fresh chapter that is electric charge and electric field. Basically this chapter is divided into two parts. The first one is electric charge and the second one is electric field. दो हिस्सों में पढ़ना है इस वाले चैप्टर को. पहले पार्ट के अंदर हम इलेक्ट्रिक चार्ज के कंसेप्ट को समझेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी विल फोकस ऑन सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड on the competitive exams like JEE, NEET, PMT, and the numericals for Coulomb's law because this is the most important topic regarding to any state board exam, CBSE, and Gauss theorem and its application. This is the most important topic regarding for CBSE exams because यहाँ से तो क्वेश्चन कन्फर्म आता ही है in 5 marks. आई थिंक 3.5 मार्क्स के अंदर या तो एप्लीकेशन होगी गॉस थ्योरम की एंड आई थिंक 1.5 मार्क्स के अंदर एक न्यूमेरिकल होगा. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. फर्स्ट वी विल फोकस ऑन द कंसेप्ट इलेक्ट्रिक चार्ज. व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज? व्हेन वी थिंक अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज देन अ वर्ड विल कम इन आवर माइंड, दैट इज एटम. एंड हम जानते हैं कि कोई भी एटम होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है. सपोज दिस इज अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इन दैट न्यूक्लियस देयर आर सम पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स एंड दीज आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. एंड जो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो भी ऑर्बिट्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, मीन्स मान लो कि ये कितनी भी नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हो सकते हैं और किसी भी ऑर्बिट में अकॉर्डिंग टू रूल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. हमने सपोज किया कि यहाँ पर इस ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम यहाँ से ये थ्योरी जानते हैं कि किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. एंड वी नो दैट दीज 3 आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स फॉर एनी एटम. एंड जिस तरीके से हम जानते हैं कि दिस इज अ बार मैग्नेट एंड दिस इज another bar magnet, and consider this is a north pole of that bar magnet and this is south and this is north and this is south. Okay, and we know that if the similar poles of any 2 bar magnets are near to each other then they will create a force and that force is of repulsion nature. Means कि जो भी फोर्स यहाँ पर इन दोनों बार मैग्नेट्स के बीच में लगेगा वो रिपल्सन का होगा. एंड इफ देयर आर एन एंड देयर इज एस पोल देन देयर विल दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मीन्स कि जब भी सिमिलर पोल्स होते हैं तो वहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है एंड व्हेन देयर आर अपोजिट पोल्स देन देयर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इन सिमिलर वे these are the fundamental particles having an intrinsic property like these 2 bar magnets. कैसे कि यहाँ पर ये बार मैग्नेट्स हम देख रहे हैं कि इनके सिमिलर पोल्स जब
पास है एक दूसरे के, तो दे विल क्रिएट अ फोर्स, वो एक फोर्स क्रिएट कर रहे हैं। अब ये फोर्स क्रिएट क्यों हो रहा है? बिकॉज इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस बार मैग्नेट, कि इस बार मैग्नेट की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से फोर्स क्रिएट होता है, एंड दैट फोर्स मे बी ऑफ रिपल्सिव एंड दैट फोर्स मे बी ऑफ अट्रैक्टिव, कि वो फोर्स या तो रिपल्सन का फोर्स हो सकता है एंड या तो वो फोर्स वो अट्रैक्शन का हो सकता है, लेकिन फोर्स जो होंगे वो टू टाइप्स के ही होने वाले हैं। तो जिस तरीके से इस बार मैग्नेट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी थी टू क्रिएट द फोर्स, उसी तरीके से इस एटम के जो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इनकी भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती है टू क्रिएट अ फोर्स, एंड दैट फोर्स मे बी ऑफ अट्रैक्टिव एंड दैट फोर्स मे बी ऑफ रिपल्सिव, या तो वो अट्रैक्शन का फोर्स हो सकता है या फिर वो रिपल्सन का फोर्स हो सकता है। सो we here came to a point that these fundamental particles having a property, that property is of creating a force, and that force is of either attractive and that force is either of repulsive. So that property by which they are producing an force which is of attractive and which is of repulsive, that property is called charge. ओके, इफ यदि आपसे कोई भी ये पूछे कि व्हाट इज चार्ज, देन यू विल टेल हिम दैट द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम हैविंग some intrinsic property, that by that property they create a force, that force is of either attractive force and that force is either of repulsive force. That property, that intrinsic property is called the charge. Okay, first recall that atom has nucleus. In that nucleus there are some nucleons, that is protons, neutrons, and in the outer orbits there are electrons. These are the fundamental particles. They having some intrinsic property to create a force which is either of attractive force and which is either of repulsive force. That property by which they are creating these force, this is called charge. Means the charge is an intrinsic property of an atom which is came from an atom. Okay. एंड यहाँ से हमने देखा था कि जिस तरीके से ये बार मैग्नेट्स के सिमिलर पोल्स आपस में या तो रिपल्सन का फोर्स लगा रहे हैं या अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रखते हैं नेगेटिव चार्ज, एंड जो प्रोटॉन्स होते हैं वो रखते हैं पॉजिटिव चार्ज, एंड जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो कोई भी चार्ज नहीं रखते हैं. इट मीन्स दे आर न्यूट्रल्स. क्यों कि इफ प्लस एंड माइनस देन दिस विल बी जीरो. इट मीन्स न्यूट्रॉन्स आर विच नेचर हैविंग चार्ज जीरो, कोई भी चार्ज उन पर नहीं होता है. उसी तरीके से इफ टू चार्जेज आर ब्रॉट नियर टू ईच अदर एंड वन हैव पॉजिटिव नेचर एंड अदर हैज नेगेटिव नेचर, मीन्स कि यदि ये पॉजिटिव चार्ज रखता है और ये नेगेटिव चार्ज रखता है तो इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स क्रिएट होगा दैट फोर्स विल बी ऑफ अट्रैक्शन. जैसे हमने बार मैग्नेट्स के केस में देखा था कि बार मैग्नेट्स के केस में जब अपोजिट पोल्स होते थे तो अट्रैक्शन का फोर्स क्रिएट होता था बिकॉज ऑफ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट बार मैग्नेट्स. उसी तरीके से बिकॉज ऑफ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम दैट इज कॉल्ड अ चार्ज. उसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मीन्स अपोजिट चार्ज आर ब्रॉट टू नियर टू ईच अदर देन देयर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एंड इफ नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इन दोनों को आपस में लेकर के आ रहे हैं देन देयर विल बी द फोर्स ऑफ रिपल्सन. मीन्स सेम चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ चार्ज. एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं. एटम हैज सम फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, एंड दीज फंडामेंटल पार्टिकल्स have some intrinsic property that creates a force which is either of attractive nature and which is either of repulsive nature. Okay, after then we consider that and we know that a proton is represented by P plus, means the proton has a nature of positive charge, and
electron which is represented by E negative and that has a negative charge. Now we will talk about the magnitude of the charge on these proton and on these electrons. और हम ये तो जानते ही हैं कि न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, वो न्यूट्रल होता है, लेकिन प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb charge. Okay, and if we are talking about the proton, then that magnitude of the charge will be of positive nature, and if we are talking about the electrons, then this magnitude of the charge is of negative. Means प्रोटॉन होगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, एंड दैट मैग्नीट्यूड इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलाम. एंड दिस इज कूलाम, इट्स सी मीन्स कूलाम. ये जो कूलाम है, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज. For an example, meter is the SI unit of length, meter per second square is the SI unit of acceleration, meter per second is the SI unit of velocity. Similarly, the coulomb is the SI unit of charge. Basically, हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं द करंट इलेक्ट्रिसिटी. देयर इज अ वंडरफुल फॉर्मूला दैट Q is equal to IT. That Q is charge, this I is current, and this T is second. This Q will be represented by कूलाम, क्योंकि चार्ज की जो SI यूनिट है वो कूलाम है, एंड करंट I that has the SI unit एम्पियर and T has the SI unit second. यदि हम बात करें कि कूलाम क्या होता है, तो हम इसको आसानी से इस फॉर्मूले से समझ सकते हैं कि इन एनी कंडक्टर इफ देयर इज अ 1 एम्पियर करंट फ्लोइंग पर सेकेंड, इट मीन्स देयर आर 1 कूलाम चार्ज. कि यदि किसी भी कंडक्टर के अंदर 1 सेकेंड के अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, इट मीन्स उस कंडक्टर के अंदर 1 कूलाम चार्ज फ्लो कर रहा है. ओके, डोंट गो फॉर रटिफिकेशन, जस्ट फील द फिजिक्स. फिजिक्स एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो उसको फील करना सीखो. रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, कभी भी फिजिक्स जो है वो रटने से समझ में नहीं आती है. कि यहाँ से यदि कूलाम को डिफाइन करना चाहते हो तो ये समझ सकते हो कि यदि किसी भी कंडक्टर के अंदर 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के अंदर फ्लो कर रहा है, इट मीन्स देयर आर 1 कूलाम चार्ज इनसाइड दैट कंडक्टर. दिस इज द definition for coulomb. Okay, and we have know that the coulomb is the SI unit of charge. Okay, now we will talk about the masses of these two fundamental particles. The proton has mass 1.6 into 10 to the power minus 27 kg, and the mass of the electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. अब आप लोग ये देख रहे हो कि देयर इज द पावर माइनस 27 एंड देयर इज पावर माइनस 31. दीज मासेज आर वेरी वेरी स्मॉल. सो ये आसानी से मेजर नहीं कराए जा सकते कि जो भी मास है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि द मास ऑफ द प्रोटॉन इज 1.6 into 10 to the power minus 27 kg and the mass of the electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. These are very small masses. तो आसानी से ये कैलकुलेट नहीं किए जा सकते हैं. तो इनके लिए कैलकुलेट करने के लिए किसी भी प्रोटॉन या किसी भी इलेक्ट्रॉन का मास जो कैलकुलेट किया जाता है वो एक स्पेशल डिवाइस से किया जाता है, एंड दैट डिवाइस इज मास स्पेक्ट्रोमीटर. ये किसी भी एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए. तो जो भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनका जो मास मेजर किया जाता है वो एक स्पेशल टाइप के डिवाइस को यूज करके किया जाता है, एंड दैट डिवाइस नेम इज मास स्पेक्ट्रोमीटर. ओके, in this lecture we have studied about the fundamental particles of an atom that creates a force, and they having
charge, the magnitude is 1.6 into 10 to the power minus 19, and they having the mass of the proton is this, and the mass of the electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Now we are talking about another concept. That concept is the calculation of charge. बेसिकली यदि किसी भी एक बॉडी पर, किसी भी एक प्लेट पर, किसी भी एक सरफेस पर यदि चार्ज है तो उनके नंबर्स को काउंट करके हम ये पता लगा सकते हैं कि उस बॉडी पर कितना चार्ज का मैग्नीट्यूड है। अब ये जो NCERT टेक्स्ट बुक है और अनदर टेक्स्ट बुक्स हैं उनके अंदर इसी कंसेप्ट को पढ़ाया जाता है एक टर्म करके, दैट इज़ द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हम इसको समझते हैं कि बेसिकली इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग हम जो इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं दैट इज बेसिकली द कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, बट इन द टेक्स्ट बुक्स एंड इन NCERT बुक्स दिस इज नेम्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो आप लोग किसी भी तरीके से पढ़ सकते हो कि इसको या तो आप लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के नाम से पढ़ सकते हो या फिर कैलकुलेशन ऑफ चार्ज के नाम से भी पढ़ सकते हो। बेसिकली इस क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू HF फॉर कैलकुलेटिंग द एनर्जी ऑफ एन फोटोन। किसी भी फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। अब बेसिकली यदि हम ये बोलें कि हम एक फोटोन की एनर्जी निकाल रहे हैं देन वी कैन से दैट द E इज इक्वल टू HF, बट यदि हम एक से ज़्यादा फोटोन्स की एनर्जी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, दिस इज E इज इक्वल टू NHF। मीन्स यदि 2 फोटोन्स हैं देन E इज इक्वल टू 2HF, एक फोटोन है दैट इज HF, 3 फोटोन्स हैं दैट इज 3HF, 4 फोटोन्स हैं दैट इज 4HF। इट मीन्स कि जब तक ये फॉर्मूला केवल E इज इक्वल टू HF था दैट फार्मूला इज नॉट क्वांटाइज्ड, बट जब ये फॉर्मूला बन गया E इज इक्वल टू NHF मीन्स कि यदि एक फोटोन होगा HF, 2 फोटोन्स 2HF, 3 फोटोन्स 3HF, 4 फोटोन्स 4HF and n number of photons then NHF. It means the process is continuous, कि जैसे जैसे एक एक नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ रहा है उसी के अकॉर्डिंग एनर्जी उसकी बढ़ रही है। इट मीन्स दिस प्रोसेस इज कॉन्टिन्यूस, एंड उस कॉन्टिन्यूस का मतलब ही क्या होता है, क्वांटाइजेशन। एंड यदि हम इसी कंसेप्ट को फॉर चार्ज के लिए अप्लाई करें तो किस तरीके से समझेंगे, देखो कि इफ़ वी कंसीडर दैट दिस इज एन बॉडी, कि ये एक कोई बॉडी है और इस बॉडी के अंदर मान लो 1 इलेक्ट्रॉन है, देन वी कैन से दैट इट हैज़ चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम एंड इट इज ऑफ नेगेटिव, बट मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होगा। एंड यदि हम बोले कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से 2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। एंड यदि यहाँ पे हम बोले कि देर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स देन वी कैन से दैट 3 मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज, कि इस बॉडी पर जो चार्ज है वो कितना है 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। एंड वी कैन रिप्रेजेंट दैट 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज by a symbol E. That symbol E is called the electronic charge that having the value 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So we can write कि यदि वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था then E चार्ज, E कूलम चार्ज, जब वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे 2E कूलम चार्ज, जब वहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स थे that is equal to 3E कूलम चार्ज। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हो कि 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 EC, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 EC, 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 3 EC। इट मीन्स जो प्रोसेस चल रही है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है एंड दैट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बट आप लोग यहाँ से देख रहे हो कि यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, चार्ज, कि इस बॉडी पर चार्ज की वैल्यू कितनी है। तो किसी भी तरीके से समझ सकते हो, किसी भी तरीके से याद रख सकते हो, या तो इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की तरीके से याद रखो या फिर कैलकुलेशन ऑफ चार्ज फॉर एनी बॉडी फॉर एनी सरफेस, इस तरीके से याद रखो। ओके तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि टोटल चार्ज किसी भी बॉडी के अंदर
कितना हो सकता है? देखो ध्यान से, यहाँ से EC दिखाई दे रहा है, ये 2 EC दिखाई दे रहा है, ये 3 EC दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि यदि हम 1 2 3 4 5 6 नंबर को देखें, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाई N, and after that there is a term E, and E is the electronic charge that having the value 1.6 into 10 to the power minus 19. Then this is the formula for calculating the charge for any surface, for any body, and this is the formula for quantization of charge. Okay, now we are talking this concept, calculation of charge and quantization of charge related to JEE and NEET. तो JEE और NEET के अंदर जो कंसेप्ट होता है, जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो किस तरीके से आते हैं, तो उसको कैसे समझते हैं कि यदि न्यूमेरिकल के अंदर जो एग्ज़ाम के अंदर, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर आता है कि यदि कोई एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करा रही है, मीन्स दे रही है, इट मीन्स वहाँ पर जो एक बॉडी होगी वो क्या होगी? एक्सेप्टर, मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रही है, और एक बॉडी क्या है? डोनर, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को वो प्रोवाइड करा रही है दूसरी बॉडी को। तो वहाँ से एक बॉडी क्या कहलाएगी? डोनर। तो यदि फर्स्ट बॉडी एक्सेप्टर है एंड सेकंड बॉडी डोनर है, तो यदि वो पूछे कि फर्स्ट बॉडी पर चार्ज कितना होगा, तो वहाँ पर जो भी चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी, उस वैल्यू के सामने हमें क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। क्यों? क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के पास कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। दैट हैज़ द नेगेटिव प्रॉपर्टी, नेगेटिव चार्ज। तो यदि किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कराएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा? वहाँ पर टोटल चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, और जो प्रोवाइड कराएगी वहाँ से तो इलेक्ट्रॉन्स चले गए, इसका मतलब वहाँ पर जो भी चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। तो समझ में आया पॉइंट कि यदि एक्सेप्टर है, इट मीन्स दैट हैज़ अ नेगेटिव चार्ज, एंड इफ दैट बॉडी इज डोनर, इट मीन्स दैट हैज़ पॉजिटिव चार्ज। बट कभी कभी क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बिल्कुल क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, ना तो वो क्वेश्चन के अंदर ये डिस्क्राइब करता है कि जो बॉडी है वो एक्सेप्टर है, और ना ही ये डिस्क्राइब करता है कि जो बॉडी है वो डोनर है। क्या कहता है कि मान लो किसी भी बॉडी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 4 प्रोटॉन्स हैं, तो बताओ कि उस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना होगा, और उस चार्ज का जो प्रॉपर्टी होगी कि वो नेगेटिव होगा या फिर वो पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके का एक एग्जांपल लेते हैं। वी हैव कंसीडर्ड दैट दिस इज़ अ बॉडी, and in that body there are 2 electrons and there are 4 protons. Okay, now we have to calculate the total charge and the property of that charge कि वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। then we will calculate total charge for electrons. Total number of electrons is 2 multiplied by electronic charge, that is 1.6 into 10 to the power minus 19. But these are electrons, so we have to put a symbol negative here, and for protons we have to put a symbol plus. Okay, and the total number of protons is 4 and multiplied by the electronic charge, that is 1.6 into 10 to the power minus 19. Okay, from here 1.6 into 10 to the power minus 19 is common here, and that is 1.6 into 10 to the power minus 19, that is minus 2, that is plus 4, that is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19, that is 2, and this is again represented by E, so this is 2E, and this 2 is of positive nature, so total charge on that body is 2E, और वहाँ पर जो चार्ज है वो कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। Now we are starting a new concept. That concept is charging by induction, and this is most important topic for regarding any competitive exam like JEE, NEET, PMT. But for any state board exam and for CBSE, this concept is not important. But physics है तो
एवरी कंसेप्ट हैज़ सम इम्पोर्टेंस, सो हमें ये प्रोसेस समझनी है। द प्रोसेस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। बेसिकली हम जानते हैं कि किसी भी बॉडी को हम फ्रिक्शन प्रोसेस के द्वारा भी चार्ज कर सकते हैं। फ्रिक्शन मीन्स किसी भी मान लो ये क्लासरूम है, तो इस क्लासरूम के जो टाइल्स हैं उससे हमने किसी रॉड को रब किया तो रॉड चार्ज हो जाएगी, एंड बाई दैट प्रोसेस चार्जिंग बाय इंडक्शन, इस प्रोसेस के द्वारा भी हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन के बारे में तो हमें पता है किसी भी बॉडी को किस तरीके से चार्ज किया जाता है, एंड अब हमें ये समझना है कि इंडक्शन प्रोसेस के द्वारा किसी भी बॉडी को किस तरीके से चार्ज किया जा सकता है। सपोज आपके पास मोबाइल है, वो मोबाइल के अंदर बैटरी होती है, जिस बैटरी की वजह से वो पूरा का पूरा मोबाइल वर्क करता है। जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो मोबाइल वर्क करना बंद कर देता है, और आप लोग क्या करते हो, उस बैटरी को चार्ज करने की कोशिश करते हो विद द हेल्प ऑफ अ चार्जर। चार्जर को सॉकेट के अंदर लगाते हो और उस चार्जर के अंदर एक वायर होता है, उस वायर को मोबाइल से कनेक्ट करते हो और आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने उस मोबाइल को और उस मोबाइल की बैटरी को चार्ज किया विद द हेल्प ऑफ द चार्जर, बट चार्जर और उस मोबाइल के बीच में एक कनेक्शन बना, और वो कनेक्शन किससे बना, वायर की हेल्प से। इट मीन्स दैट वायर इज अ फिजिकल कनेक्शन, दैट वायर इज अ फिजिकल मीडियम, बट इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन वी विल नॉट हैव कंसीडर्ड द फिजिकल मीडियम, कि जो वायर था हम उस वायर का यूज ना करें, फिर भी हम किसी भी एक बॉडी को चार्ज कर दें। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, उस बॉडी को चार्ज प्रोवाइड करा रहे हैं विदाउट एनी हेल्प ऑफ फिजिकल मीडियम, फिजिकल मीडियम ना हो, फिर भी हम किसी भी बॉडी को चार्ज प्रोवाइड करा दें, उस बॉडी को चार्ज कर दें, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। सपोज वी हैव अ मेटल स्फीयर, हमारे पास कोई एक मेटल स्फीयर है, एंड देयर इज अ क्वेश्चन कि यदि मैंने इस स्फीयर को टच किया तो क्या मुझे शॉक लगेगा, क्या मुझे करंट लगेगा। देन इसका आंसर ये होगा कि जब मैं इसको टच करूँगा तो मुझे शॉक नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई भी चार्ज शो नहीं किए हैं। इट मीन्स देयर स्फीयर इज न्यूट्रल, कि ये जो भी एटम स्फीयर है वो न्यूट्रल है। एंड अब क्वेश्चन ये है कि क्या कोई भी एटम, कोई भी मेटल, कोई भी कंडक्टर यदि वो न्यूट्रल है तो इसका मतलब क्या ये है कि उस पर कोई चार्ज है ही नहीं? तो बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। इसका मतलब ये हो सकता है कि उस पर जो भी चार्जेज हैं वो पॉजिटिव हैं और नेगेटिव हैं, बट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का जो नंबर है वो दोनों सेम है। इफ़ देयर आर 4 positive charge means 4 protons and there is 3 electrons, it means that body is neutral body। क्यों? क्योंकि इस पर जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो सेम है। एंड हमने क्या किया कि इस मेटल स्फीयर के साथ एक रॉड लेकर के आए, और ये जो रॉड है हमने इसको अपनी क्लासरूम के टाइल्स से रब किया, और जब रब करते हैं तो इस प्रोसेस के अंदर जो भी ऑर्बिट्स के अंदर, आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो टाइल्स और ये मेटल जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट सेल के अंदर उनको एक्सचेंज करेंगे। कैसे एक्सचेंज करते हैं मैं समझा देता हूँ। जैसे कि मान के चलो ये एक एटम है और ये उस एटम का न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट्स हैं, मान लो दिस इज़ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और इस ऑर्बिट के अंदर मान लो एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ। अब जब इस एटम को किसी दूसरे एटम के साथ रब किया जाएगा तो फ्रिक्शन का फोर्स अप्लाई होगा, और यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जब रब किया जाएगा तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई होगा, और वो फोर्स इतना हायर होगा कि
जो भी फोर्स इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा है, दैट इज अट्रैक्शन का फोर्स, वो फोर्स लेस अमाउंट में रह जाएगा और उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके दूसरे एटम के आउटर मोस्ट सेल के अंदर चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको हम बोलते हैं साइको इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि ये कोशिश करता है कि यदि किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की हेल्प से इसको बहुत स्मॉल लेस अमाउंट में भी यदि फोर्स मिल जाए तो ये अपने आप को उस आउटर मोस्ट सेल से निकाल करके किसी दूसरे एटम के आउटर मोस्ट सेल में जा सकता है। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि किसी भी एटम्स को मान लो कि कोई एक रॉड है, उसको हमने टाइल से रब किया तो उनमें से किसी एक पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और किसी एक पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जिस पर इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और जिस पैसे जाएंगे वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से मान लो कि वो जो मेटल रॉड थी वो नेगेटिवली चार्ज हो गई, क्योंकि हमें पता चल गया कि विद द हेल्प ऑफ रबिंग प्रोसेस उनमें से कोई एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और कोई एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ से जो ये मेटल रॉड है, इस मेटल रॉड को हम इस स्फीयर के पास लेकर के आएंगे। एंड इतना पास नहीं लेकर के आना है कि ये इससे टच हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि फिजिकल कनेक्शन नहीं होना चाहिए। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन देयर इज नो फिजिकल कनेक्शन, लिखा हुआ है विदाउट फिजिकल कनेक्शन। इट मीन्स हमें इस मेटल रॉड को इस स्फीयर के साथ टच नहीं कराना है, लेकिन इसको इतना नियर लेकर के आना है इस रॉड को इस मेटल स्फीयर के कि जो भी एरिया इन चार्जेस के द्वारा क्रिएट किया जाएगा जिसमें ये फोर्स अप्लाई करेंगे वो उस एरिया के अंदर ये मेटल स्फीयर आना चाहिए। अब जैसे ही हम इस मेटल रॉड को इसके पास लेकर के आए तो क्या प्रोसेस होगी? हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है? रिपल्सन का फोर्स, और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन का फोर्स। इट मीन्स जो नेक्स्ट सिचुएशन होने वाली है वो किस तरीके से हो जाएगी कि पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इन प्रोटॉन्स और इन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स क्रिएट होगा। इन प्रोटॉन्स पर कैसा फोर्स क्रिएट होगा? बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्शन, एंड एट दीज इलेक्ट्रॉन्स बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स देयर विल बी द फोर्स ऑफ रिपल्सन। सो कंडीशन कैसी हो जाएगी कि प्लस चार्ज बिल्कुल आउटर सरफेस पर आ जाएंगे, उसी तरीके से नेगेटिव चार्ज भी इधर साइड बिल्कुल आउटर सरफेस पर आ जाएंगे बाय दैट मेटल रॉड। ओके, नाउ हमने यहाँ से इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने की कोशिश की। अब बाहर किस तरीके से निकाल सकते हैं? हमने क्या किया कि इस मेटल स्फीयर को एक वायर प्रोवाइड कराया। आप लोग जानते हो एक प्रोसेस होती है ग्राउंडिंग प्रोसेस। जैसे आप लोगों ने बैंक्स के बाहर देखा होगा कि बैंक्स का जो पीछे वाला हिस्सा होता है वहाँ पर एक वायर ग्राउंड के अंदर जा रहा होता है। उस प्रोसेस का मतलब क्या होता है? उस वायर का क्या मतलब होता है कि वहाँ पर जो चार्ज होता है वो अर्थ के अंदर जा रहा होता है। अब उसी तरीके से हमने क्या किया कि इस इलेक्ट्रॉन्स को एक वायर प्रोवाइड करा करके अर्थ के अंदर सेंड कराया। मीन्स जाएगा कैसे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट होगा, और जो ग्राउंड होता है जहाँ पर वो हमारा हायर पोटेंशियल में होता है। और हायर पोटेंशियल मीन्स कि यहाँ पर जो भी पोटेंशियल होगा वो 0 वोल्ट के बराबर होगा। अब 0 वोल्ट और नेगेटिव पोटेंशियल में विच पोटेंशियल इज ग्रेटर? दैट 0 वोल्टेज पोटेंशियल इज ग्रेटर। तो हमें पता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रेवल करते हैं फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो यहाँ से जब वायर प्रोवाइड किया गया, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रेवल फ्रॉम दिस नेगेटिव पोटेंशियल to this higher potential which is grounded. So this process is called a grounded process. केवल अभी तक ये याद रखो कि जो ग्राउंडेड होगा वो 0 वोल्ट के पोटेंशियल पर होगा और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करते ही हैं, ये हम ऑलरेडी जानते हैं।
इट मीन्स जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल करके ग्राउंड में चले गए तो जो थर्ड लास्ट सिचुएशन होगी वो किस तरीके से होगी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी ग्राउंड के अंदर चले ही गए हैं, तो इसके अंदर यहाँ पर केवल क्या रिमेन रह जाएगा, प्लस चार्ज, और यहाँ पर क्या है, रॉड। और जब इस रॉड को हम इस मेटल स्फीयर से दूर लेकर के जाएंगे तो फिर से ये जो चार्जेस हैं प्लस दैट मीन्स प्रोटॉन्स वो इस मेटल स्फीयर के अंदर और स्प्रेड हो जाएंगे। तो लास्ट सिचुएशन किस तरीके से होगी, अब यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या इस स्फीयर को टच करने से मुझे करंट महसूस होगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, देन द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज यस, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर केवल एक तरीके का चार्ज है और वो कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। इट मीन्स कि हमें यहाँ पर इस मेटल स्फीयर को टच करने से करंट लगेगा, और जब करंट लग रहा है इट मीन्स दैट मेटल स्फीयर हैज़ चार्ज। तो सबसे पहली सिचुएशन के अंदर उस मेटल स्फीयर पर कोई भी चार्ज नहीं था, वो न्यूट्रल था, बट इन दैट सिचुएशन, द सिचुएशन नंबर 4, इन दैट सिचुएशन दिस हैज़ थ्री चार्जेस, क्योंकि हमने शुरुआत में 3 पॉजिटिव चार्ज लिए थे, तो 3 पॉजिटिव चार्ज, इट मीन्स दैट हैज़ चार्ज। तो हमने यहाँ पर इस मेटल स्फीयर से इस रॉड को टच नहीं कराया है, फिजिकल कनेक्शन इनके बीच में नहीं हुआ है, फिर भी इस मेटल स्फीयर पर प्लस चार्ज आ चुका है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब JEE के अंदर किस तरीके से कंसेप्ट आता है, किस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि इफ़ 2 बॉडीज़ मे बी इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, कि हमने कोई भी 2 बॉडीज़ को आपस में लेकर के आए, एक दूसरे के पास लेकर के आए, तो बताओ कि उन दोनों पर कितना चार्ज हो जाएगा यदि हम उन दोनों को अलग करें। हम यहाँ से एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कि मान लो ये एक मेटल स्फीयर है, ये एक मेटल स्फीयर है, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड इस पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना हुआ, 2e चार्ज, और यहाँ पर कितना हुआ, 4e चार्ज। अब क्वेश्चन ये है कि हमने इन दोनों स्फीयर्स को पास लेकर के आए और पास लेकर के आने के बाद इनको दूर कर दिया, तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन बोथ ऑफ दी स्फीयर्स आफ्टर रिमूविंग दैट फ्रॉम ईच अदर। उन दोनों को आपस में से अलग करने के बाद दोनों पर चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो इसको एक ट्रिक से याद रखेंगे कि द टोटल चार्ज will be equal to sum of charges of all the bodies divided by total number of bodies, कि हमने कितनी बॉडीज़ को आपस में कांटेक्ट कराया है और उन सारी बॉडीज़ पर जो टोटल चार्ज है वो कितना है। तो इस फॉर्मूले से हम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं कि आफ्टर रिमूविंग दीज 2 बॉडीज़ फ्रॉम ईच अदर कितना चार्ज इन दोनों बॉडीज़ पर होगा। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं 2e + 4e कितना हो गया, 6e, एंड द टोटल बॉडीज़ आर 2, देन इट विल बी 3e। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा दोनों बॉडीज़ पर, 3e, जब इन दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान के चलो यहाँ पर 3 बॉडीज़ हैं, इस पर 10 कूलम चार्ज है, इस पर 12 कूलम चार्ज है, इस पर 3 कूलम चार्ज है। हम यहाँ से कर लेते हैं इसको 5 कूलम चार्ज। ओके, हमने क्वेश्चन के अंदर ये देखा, उसमें ये कहा गया है कि इन तीनों बॉडीज़ को आपस में कांटेक्ट कराया, एक दूसरे के पास लेकर के आए और फिर उनको हटा दिया। तो बताओ कि इन तीनों बॉडीज़ पर चार्ज कितना होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि टोटल चार्ज विल बी द सम ऑफ द चार्जेस, दैट इज 10 + 22 + 5 डिवाइड बाई द टोटल नंबर ऑफ बॉडीज, एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉडीज आर 3, देन इट विल बी इक्वल टू 12, 10 + 12 that is 22 and plus 5 that is 27 divided by 3. It means the total charge is 9 coulomb on these 3 bodies.
सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। हमने ये समझा कि JEE के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर किस तरीके से कंसेप्ट आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन का। तो दिस इज़ द क्लास आज के लिए। हमने आज की क्लास के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा और उसके बाद पढ़ा चार्जिंग बाय इंडक्शन। एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा है। सबसे पहले चार्ज, तो उसके लिए हमें याद रखना है एटम्स and then fundamental particles, electron, protons and neutrons. These fundamental particles having intrinsic property that creates a force. That force may be either of attractive nature, and that force may be either of repulsive nature. And same charges having plus creates repulsive force, and opposite charges creates attraction force. And after that we will talk about the masses of charges and magnitude of the charges of protons and electrons. After that we will discuss about the charging by induction. and in charging by induction हमने ये देखा था कि JEE के अंदर जो हमें शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है कंसेप्ट को सॉल्व करने के लिए वो क्या है, टोटल चार्ज ऑन एनी नंबर ऑफ बॉडीज, कि यदि वो बॉडी पास कॉन्टैक्ट में आए और देन रिमूव कर दिए जाए तो सॉल्व ट्रिक क्या है, सम ऑफ चार्जेज ऑफ ऑल बॉडीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉडीज, कि वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉडीज कितनी प्रेजेंट हैं. Okay, this is the today's class, and in the next lecture we will discuss about Coulomb's law, and Coulomb's law के numericals करेंगे next वीडियो के अंदर, and this is the most important topic regarding for CBSE. Okay, take screenshots for this class and write down your notes. जो भी आप नोट्स, केवल इन पॉइंट्स को नोट करना है और अपने नोट्स बनाना है.